हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं नितिन गुप्ता आज फिर से आपको एक नए स्टैटिक जीके के साथ जोड़ना चाह रहा हूं। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर, यूनाइटेड नेशन के ऊपर। आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन के बारे में या तो सुना होगा या बहुत कुछ पढ़ा भी होगा। ठीक है, लेकिन हमें पता है दोस्तों कि बहुत सारे लोग जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जो कुछ भी मालूम है या तो वो क्लियर नहीं है और या तो उन्हें याद नहीं है और या तो वो भूल जाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह की समस्याएं हैं। तो आज मैं जिस फॉर्म में आपको पढ़ाने वाला हूं, आप केवल मेरे साथ बने रहिए। पूरी की पूरी कहानी मैं आपके दिमाग में बैठा दूंगा। ठीक है, सिर्फ आप ध्यान दीजिए, जो मैं बता रहा हूं, जो चीज़ें मैं समझा रहा हूं उसे समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन। तो दोस्तों, कोई भी चीज़ के बारे में पढ़ने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि आखिर वो चीज़ बनी क्यों, उसके पीछे क्या कारण थे, क्या वजह थी। अगर आप इन सारी चीज़ों को जान गए ना तो फिर वो चीज़ खुद ब खुद अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है और यह क्यों बना। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। छोड़ दीजिए, अभी आप यहाँ मत फोकस करिए। ठीक है, जो मैं बातें बता रहा हूँ आप अपना दिमाग खाली वहाँ फोकस करिए। ठीक है, तो देखिए होता क्या दोस्तों कि जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, ठीक है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था 1939 से लेकर 1945 के बीच, जब 45 में ख़त्म होता है तो जो भी विजेता देश रहते हैं ना, जो विजेता देश रहते हैं वो मित्र राष्ट्र कहे जाते थे। ठीक है ना, तो विजेता देशों ने या मित्र राष्ट्रों ने क्या किया, पूरे के पूरे विश्व में शांति, सुरक्षा और विकास हेतु एक नए संगठन की स्थापना करना चाहा। लेकिन बात आती है कि ऐसा वह क्यों करना चाह रहे थे। तो देखिए दोस्तों, क्या कोई भी देश चाहेगा कि युद्ध हो? क्या कोई भी देश चाहेगा कि इतना भीषण युद्ध हो जिसमें लाखों लोग मारे जाएं? ठीक है, क्या कोई देश चाहेगा कि इतना भयंकर युद्ध हो जहाँ पे नाभिकीय विस्फोट यानी परमाणु बम का भी प्रयोग किया जा सके? आने वाले समय में अगर तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो समझ लीजिए कि आधी पृथ्वी या कहिए आप पूरी पृथ्वी तबाह हो सकती है, क्योंकि आजकल बहुत सारे देशों के पास जो है परमाणु बम है, हाइड्रोजन बम है और लड़ाई के समय वो प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा खतरा है। तो इसी सारी चीज़ों को वो सोच समझकर क्या किए, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कि आगे भविष्य में इस तरह का विश्व युद्ध न हो। ठीक है, इसके लिए जो विजेता मित्र राष्ट्र थे, कौन कौन से थे उसमें? अमेरिका था, सोवियत संघ रूस था। ठीक है, अब तो सोवियत संघ टूट चुका है, उस समय इसका नाम सोवियत संघ रूस होता था। ठीक है, ब्रिटेन था और फ्रांस था और चीन था। ठीक है, ये 5 थे दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, एग्ज़ाम में आपसे पूछता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, अमेरिका था। ठीक है, ऊपर के सारे कंट्रीज़, ठीक है ना, उधर देखिए, ऊपर जब मैप देखेंगे आप तो सबसे ऊपर की कंट्री आपको अमेरिका मिलेगी, फिर इधर रसिया साइड हो जाएगा, ऊपर ब्रिटेन मिल जाएगा, फ्रांस मिल जाएगा, रसिया के नीचे चाइना मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इनके द्वारा ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड शांति, सुरक्षा और विकास हेतु क्या किया गया? 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को में, जो कि अमेरिका में पड़ता है दोस्तों, यूएसए में, ठीक है, अमेरिका में, यहाँ पर 50 राष्ट्रों के हस्ताक्षर से, कितने राष्ट्र हस्ताक्षर किए हुए थे? 50 देशों के हस्ताक्षर से यूएनओ अस्तित्व में आता, मतलब यहाँ पर यूएनओ बनता है। ठीक है, इन्होंने ये फाउंडर मेंबर होते हैं 5, इनके अलावा 50 और राष्ट्र होते हैं। भारत भी इनमें इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है, यानी इन 50 राष्ट्रों में से एक है। अपने मन से नहीं था, क्योंकि वो ब्रिटेन का उपनिवेश था, इसके तहत भारत को गिना जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर हम बात करते हैं यूएनओ का नामकरण किसने किया, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो नाम हम पढ़ रहे हैं ये नामकरण किसने दिया? तो ये नामकरण किया था अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। पूरा नाम क्या था दोस्तों? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है ना, तो इनके आगे फ्रैंकलिन आप ध्यान दीजिएगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? यूएनओ का नामकरण किया था। चलिए थोड़ा सा यूएनओ का हम इतिहास समझने का प्रयास करते हैं कि इसका इतिहास क्या रहा है। इतिहास तो थोड़ा बहुत हमें क्लू मिल गया होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो विजेता राष्ट्र थे उन्होंने मिलकर इसकी स्थापना किया था। क्या उद्देश्य था इनका? उनका उद्देश्य था कि पूरे विश्व में शांति, सुरक्षा और विकास बना रहे। ठीक है, होता रहे, तो ये उनका उद्देश्य था। तो फिर से एक बार इसका इतिहास देखते हैं कुछ अलग ढंग से। देखिए यूएनओ क्या होता है ना, यूएनओ ऐसा नहीं कि 1945 में पहली बार यूएनओ हमारे सामने आया, ऐसा नहीं है कि यूएनओ 1945 में पहली बार हमारे सामने आया। यूएनओ का एक रूप आया, ठीक है। ये यूएनओ पहले भी था लेकिन इस नाम से नहीं था, उसका नाम होता था दोस्तों लीग ऑफ नेशन, ठीक है।
लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन को बोलते थे दोस्तों राष्ट्र संघ। यूएनओ को क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है ना। तो राष्ट्र संघ यह यूएनओ का पूर्ववर्ती रूप था, ठीक है, पहले का स्वरूप था, ठीक है। और यह कब बना था? जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है ना, उसके दौरान बना था लीग ऑफ नेशन। और यही विश्व का प्रथम संगठन माना जाता है। विश्व का पहला संगठन कौन सा था? तो आप क्या बताएंगे? लीग ऑफ नेशन, ठीक है। और इसकी स्थापना की हुई थी तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, यानी आप ध्यान दीजिए, जब जब विश्व युद्ध होता है तब तब कोई ना कोई सोसाइटी या कोई ना कोई संस्था बन जाती है, ठीक है। होश खुल जाता है सभी देशों का, ठीक है, कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उन्हें याद आता है कि नहीं, हमें शांति स्थापित करनी चाहिए, सुरक्षा बरतनी चाहिए, हमें विकास करना चाहिए, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। विश्व युद्ध के बाद याद आता है, उसके पहले नहीं याद आता, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक सम्मेलन हुआ था, पेरिस सम्मेलन, ठीक है, 1919 में हुआ था, ठीक है। 1919 में हमारे देश में क्या हुआ था दोस्तों? ठीक है, आप बताइएगा मेरे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आप ओके, तो मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ, बताने जा रहा था लेकिन मैं सोचा नहीं, आप ही मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो पेरिस सम्मेलन 1919 में हुआ था और वहीं पर इस लीग ऑफ नेशन की स्थापना की जाती है, ठीक है। और वहाँ भी अमेरिकी राष्ट्रपति इसकी स्थापना करते हैं, जिनका नाम रहता है वुडरो विल्सन, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, नाम में मत कंफ्यूज होइएगा। यूएनओ का नामकरण फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ठीक है, और लीग ऑफ नेशन का वुडरो विल्सन, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा और याद भी रखिएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं कि यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य, क्या ऑब्जेक्ट हैं इसके यूएनओ के, ठीक है। लीग ऑफ नेशन के नहीं दोस्तों, हम यूएनओ के मुख्य उद्देश्य देखने जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से भी अक्सर करके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए, विभिन्न देशों के मध्य जो विवाद है ना, उनको सुलझाना, ठीक है। हमने आपको बताया कि शुरू में ही बताया कि यह शांति, सुरक्षा और विकास हेतु है। तो क्या यूएनओ के रहते ऐसा हो सकता है कि दो देशों के मध्य विवाद हो, यूएनओ कुछ ना करे? नहीं, यूएनओ क्या करता है, जब किसी देशों की किसी भी देश के मध्य में विवाद होता है तो उसे सुलझाने का प्रयास करता है, ठीक है, या उसे कम करने का प्रयास करता है। मान लीजिए पहला काम हो गया, ठीक है। और यूएनओ का काम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, ठीक है। व्यापार से क्या होता है दोस्तों? अगर व्यापार होगा ना तो जान लीजिए कि लड़ाई की संभावनाएं ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है, लड़ाई नहीं होती है, ठीक है। अगर पाकिस्तान को पता चल जाए कि भारत की वजह से हमें कितना फ़ायदा मिलता है, ठीक है, तो वहाँ लड़ाई क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, ठीक है। इसीलिए शायद चीन हमारे खिलाफ़ अब लड़ाई नहीं करता, क्योंकि जानता है कि चीन की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक भारत के ऊपर टिकी हुई है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना यूएनओ का काम है। विभिन्न देशों के मध्य समन्वय स्थापित करना, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बनाना भी किसका काम है? इस यूएनओ का काम है। अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करना भी, सारे देशों में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शांति रहे, ठीक है, सौहार्द रहे, इसके लिए क्या काम है? वो भी काम यूएनओ का है। इसके अलावा मानवाधिकार का संरक्षण करना, ठीक है, ये भी काम किसका है? यूएनओ का है। इसके अलावा आर्थिक विकास करना, ठीक है, ये भी काम किसका है? यूएनओ का है। आगे और डिटेल में हम देखने वाले हैं इसको, ठीक है। तो आइए फिर से आगे देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा मैं लेके चलता हूँ आपको लीग ऑफ नेशन की तरफ, ठीक है। फिर से एक बार मैं बेस की तरफ लेके जा रहा हूँ आपको, आप समझने का प्रयास करिएगा। 1919 और 20 के दौरान, ठीक है, जब लीग ऑफ नेशन बना, जब राष्ट्र संघ बना, ठीक है, किसके कहने पर बना था या किसने बनाया था? तो वुडरो विल्सन, ठीक है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। और यूएनओ का क्या था? फिर से आप याद करिए, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। बार बार आप नामों को बोला करिए, इससे क्या होता है कि चीज़ें आपको याद होंगी, ठीक है। तो लीग ऑफ नेशन जो होता है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ, ठीक है, ये फेल हो गया था, ठीक है। क्यों? देखिए, अगर ये फेल नहीं होता तो फिर 1945 में यूएनओ बनाने की क्या ज़रूरत पड़ती, ठीक है। यानी ये क्या हो गया था? फेल हो गया था। लेकिन फेल हुआ तो हुआ क्यों? कुछ ना कुछ तो रीज़न रहा होगा फेल होने का, ऐसे तो कोई फेल हो नहीं जाएगा। अगर लीग ऑफ नेशन तब तक बना रहता तो शायद यूएनओ को दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन देखिए क्यों फेल हो गया? क्योंकि इसके दो सदस्य देश थे, ठीक है, ये कई मामलों में अपनी मनमानी करते थे। क्या करते थे दोस्तों? अपनी मनमानी करते थे। जैसे जापान, ठीक है, जर्मनी, अमेरिका, कभी कभी अमेरिका भी अपनी हदें पार कर देता था। जैसे जापान क्या करता था? बिना सोचे समझे बहुत सारे देशों से लड़ाई कर बैठा था। जर्मनी साम्राज्य विस्तार में लगा हुआ था। अमेरिका भी सारे देशों के बीचों में दखलंदाजी करने का काम करता था। तो कहीं ना कहीं जो सदस्य देश थे, और भी बहुत सारे देश थे जो कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करते फिर रहे थे, ठीक है। तो
इसके वजह से क्या हो गया कि जो राष्ट्र संघ था, जो लीग ऑफ नेशन था, वो क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है, ठीक है, उस टाइम में एक डिपार्टमेंट बनता है जिसका नाम होता है दोस्तों यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट। ठीक है, इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ठीक है ना, जो कि यूएनओ के फाउंडर मेंबर होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं की शायद, ऐसा मैंने कहीं सुना था या पढ़ा था काफ़ी पहले, कि इन्हीं की ज़मीन पे यूएनओ की स्थापना हुई है, जो मैनहट्टन द्वीप पे है। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये इसके प्रेसिडेंट थे किसके, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के, कितने में, सन 1939 में। ठीक है, और इसी डिपार्टमेंट में एक होता था बिग फोर। इसी डिपार्टमेंट क्या होता था, बिग फोर कहा जाता था। इस बिग फोर को फोर पुलिसमैन भी कहते थे, ठीक है ना, या ब्लू पुलिसमैन भी बोलते थे, ब्लू पुलिसमैन, ठीक है ना, ब्लू चिप आर्मी भी बोला जाता था इसको। ठीक है, तो कई नामों से इसको जाना जाता है। बिग फोर आप याद रखो। बिग फोर में कौन कौन से देश थे, यूएसए था, ठीक है ना, यूके था, सोवियत संघ था, ठीक है, और चीन था। ये 4 देश थे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, फाउंडर मेंबर में 5 थे, फ्रांस भी था, लेकिन यहाँ पे फ्रांस नहीं है। शुरुआत में बिग फोर में कितने होते हैं, 4 ही होते हैं, फ्रांस बाद में एंटर करेगा। ठीक है, ये, और ये अपना 60 डिक्लेरेशन देते हैं। ठीक है, ये अपना क्या देते हैं, 60 डिक्लेरेशन देते हैं, जिसे हम यूएन डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं। इसी यूएन डिक्लेरेशन के दौरान क्या होता है, बाद में यूएनओ की स्थापना होती है। ठीक है, जिसमें भारत भी शामिल था। लेकिन भारत क्यों शामिल था, तो मैंने आपको बताया कि ये ब्रिटिश उपनिवेश था, इसके तहत शामिल था। ठीक है, देखिए 1937 के पीरियड में थोड़ा सा बैक आपको लेके चलता हूँ, कुछ चीज़ें मैं जोड़ के बताना चाहता हूँ। 1937 में जो जापान रहता है वो अटैक कर देता है किसके ऊपर, चाइना के ऊपर। ठीक है, जर्मनी क्या करता है, जर्मनी में हिटलर का शासन होता है और वो अपने साम्राज्य विस्तार में लगा होता है। ठीक है, तो ये मैं कंडीशन दे रहा हूँ कि कैसे 1939 में आते आते कंडीशन बनती है कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, आइए इधर देखते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार में बहुत भूमिका रहती है ऑस्ट्रिया की युद्ध की। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ 1-2 दिन में। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के ऊपर। ठीक है, तो देखिए फिर से आते हैं बिग फोर के ऊपर। तो बिग फोर ही क्या कहलाता है दोस्तों, सिक्योरिटी काउंसिल कहलाता है, जिसको हम सुरक्षा परिषद जानते हैं आज हम। वो क्या होता है, वो सुरक्षा परिषद रियल में क्या रहता है, इसके पहले बिग फोर रहता है। जिसे हम यूएनओ जानते हैं वो लीग ऑफ नेशन रहता है, जिसे हम सिक्योरिटी काउंसिल जानते हैं वो क्या रहता है, बिग फोर रहता है। यही बिग फोर तो 60 डिक्लेरेशन देते हैं, जिसे हम यूएन डिक्लेरेशन भी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं यूएनओ और सिक्योरिटी काउंसिल ये दोनों क्या हैं, आपस में कोरिलेट करते हैं। ठीक है, बाद में इस बिग फोर में एक मेंबर आके जुड़ जाता है, जो देश होता है फ्रांस। ठीक है, तो इस समय जो हेड होते हैं इसके विंस्टन चर्चिल होते हैं। ठीक है, जिस आगे देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं। 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चलता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध चल गया 1939-1945 तक, और 45 में आके क्या बन गया, यूएन चार्टर बना दिया गया। ठीक है ना, एक यूएन चार्टर बनाया जाता है। यूएन चार्टर में क्या लिखा होगा दोस्तों, कि शांति स्थापित करिए, विकास पर जोर दीजिए, लड़ाई झगड़े ना हो, सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए। ये सब यूएन चार्टर के मैटर थे, और पीछे जो भी हम यूएन को ऑब्जेक्ट पढ़े हुए हैं वो भी यूएन चार्टर में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये यूएन चार्टर बनता है 25 अप्रैल 1945 को, और बनता कहाँ पे दोस्तों, तो सैन फ्रांसिस्को। कहाँ बनता है, सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को दोस्तों यूएन चार्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और देखिए यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे बनता है ज़रूर है 25 को, लेकिन ये लागू नहीं हो पाता। ठीक है, और यहाँ क्या होता है, यूएन चार्टर को रेटिफाइड किया जाता है, मतलब उसको लागू किया जाता है। लागू करना मतलब जो सदस्य देश होते हैं इस पर हस्ताक्षर करके क्या करते हैं, इसे मान्य करते हैं, लागू करते हैं। तो जो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, फिर से मैं आपको याद कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहीं से बार बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, पहला आपका यूएस हो गया, यूके हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया और फ्रांस हो गया। ठीक है, ये जो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, ठीक है, किसके, जो रेटिफाइड करते हैं यूएन चार्टर को, 6 जनवरी 1946 यानी अगले साल। ठीक है, 1945 में यूएनओ बना, 1946 की में पहली जनरल असेंबली बुलाई गई। देखिए जो यूएन की जनरल असेंबली है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इस बार जो जनरल असेंबली, ये 72वीं जनरल असेंबली होने वाली है। ठीक है, जो कि सितंबर महीने में प्रस्तावित की गई है। ठीक है, इसके पहले 71वीं हुई थी।
ठीक है, 71वीं हुई थी, ठीक है, पिछले सितंबर में के आसपास हुई थी, जिसमें आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी मैं टॉपिक से नहीं तो भटक जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए जनरल असेंबली, पहली जनरल असेंबली कहाँ हुई थी दोस्तों? लंदन में हुई थी, ठीक है। जिसका इस जनरल असेंबली करता क्या है बेसिकली, यहीं पे लंदन में इसका हेडक्वार्टर चुना गया था और इसी के लिए लंदन में बुलाई गई थी पहली जनरल असेंबली। तो जो हेडक्वार्टर चुना गया वो कहाँ चुना गया? न्यूयॉर्क में चुना गया। न्यूयॉर्क दोस्तों मैनहट्टन द्वीप पर पड़ता है, ठीक है। एक द्वीप पर बसा हुआ न्यूयॉर्क, उस द्वीप का नाम क्या है? मैनहट्टन द्वीप। आइए इसके सदस्य देशों के बारे में बात करते हैं। यूएनओ के जो सदस्य देश हैं वो कुल 193 देश हैं, ठीक है, 193 देश हैं। दक्षिणी सूडान जो था वो 2011 में आखिरी देश के रूप में शामिल हुआ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि जो भी इसके देश होंगे वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? सिक्योरिटी काउंसिल में भी ऐड हो जाते हैं, ठीक है। देखिए जो इसकी आधिकारिक भाषाएँ हैं, ठीक है, ऑफिशियल जो इसकी लैंग्वेज है, देश तो परमानेंट मेंबर 5 है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है दोस्तों? तो ऑफिशियल लैंग्वेज 6 है। ये अभी क्वेश्चन जल्दी में आया था, आई थिंक समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में पूछा था, ठीक है। तो 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। देखिए अंग्रेजी है, ठीक है, तो जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, वहाँ इंग्लिश बोली जाती है। चीन भी शामिल है तो चीनी बोली जाएगी। रूस भी शामिल है तो वहाँ पे रशियन बोली जाएगी, ठीक है। फ्रांस शामिल है तो वहाँ पे फ्रेंच बोली जाएगी, फ्रांसीसी या फ्रेंच, ठीक है। और 2 अलग से भाषाएं हैं, कौन सी? स्पेनिश और अरबी, स्पेनिश और अरबी। लेकिन अगर बात करोगे कार्यकारी भाषा की कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, ठीक है, मतलब जिसमें वो काम करेंगे, आधिकारिक भाषा तो हो गया, अथॉराइज्ड भाषा हो गया। कार्यकारी भाषा में 2 है केवल, अंग्रेजी और फ्रांसीसी, ठीक है। यही 2 भाषा क्या है? आधिकारिक भाषा है, ठीक है। पहले और बाद वाला, फ्रांस बाद में जुड़ा था ना, ठीक है। आइए इनके अध्यक्ष के बारे में जान लेते हैं। इनके अध्यक्ष जो वर्तमान में है, आप अपडेट हो जाइए, ठीक है। एंटोनियो गुटेरस, जो कि पूर्व पुर्तगाली राष्ट्रपति थे, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ दोस्तों कि किसी जो है राष्ट्रपति को जो भूतपूर्व में किसी बड़े पद पर रहा हो उसे अध्यक्ष चुना गया हो, ठीक है। तो पूर्व पुर्तगाली राष्ट्रपति जो एंटोनियो गुटेरस हैं, ठीक है, वो इस समय वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसके पहले आपको याद होगा बान की मून जी थे, जो कि अभी अच्छा ये 1 तारीख से हुए हैं, 1 जनवरी 2017 से इनका पीरियड स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो 1/1/17 में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 1 जनवरी 2017 से इनका पीरियड स्टार्ट हुआ है। इसके पहले बान की मून थे जो भूतपूर्व हो गए हैं अब, ठीक है। 2017 में नहीं है, 2016 तक ही थे। आइए थोड़ी सी बातें कर लेते हैं दोस्तों वीटो पावर के ऊपर। ये वीटो पावर क्या होता है, जिसको हम बार बार सुनते हैं, ठीक है। वीटो पावर नहीं मिला, वीटो पावर का इस्तेमाल किया, तो वीटो पावर है क्या? देखिए वीटो पावर पहली बात तो केवल संस्थापक देशों के पास है, मतलब जो 5 देश थे। फिर से मैं याद दिलाना चाहूँगा कौन सा, आप बोलिए मेरे साथ, यूएस, यूके, रशिया और चाइना और लास्ट में फ्रांस, ठीक है। ये 5 संस्थापक राष्ट्र जो थे, इनको मिला हुआ है वीटो पावर शुरू से ही, ठीक है। वीटो पावर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ये निषेधात्मक शक्ति है। निषेधात्मक शक्ति मतलब किसी चीज़ के विरुद्ध मत देना। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि चलिए ठीक है, बाहुबली 2 आया है, रिलीज हुआ है, चलिए मेरे साथ आइए मूवी देख लीजिए, ठीक है। तो किसी ने वीटो पावर लगा दिया, वहाँ पे क्या लगा दिया? वीटो पावर। हमारे विरुद्ध मत दिया कि नहीं आज मूवी हम नहीं देखेंगे, ठीक है। मूवी हम लोग क्या देखेंगे? मई में देखेंगे, 1 मई को देखेंगे। तो उसने अपना वीटो पावर लगा दिया। और वीटो पावर मीन्स होता है दोस्तों, अगर इन 5 में से किसी एक ने मना कर दिया तो वो चीज़ कभी पास नहीं होगी, वो चीज़ सबको मानना पड़ेगा। यानी अगर कोई चीज़ मान है तो 5 को मानना पड़ेगा, अगर किसी एक ने भी मना कर दिया तो फिर कोई मतलब उसका नहीं है। इसीलिए वीटो पावर ज़्यादा महत्व रखता है, ठीक है। तो जितने भी सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है, उनके पास क्या है? वीटो पावर है, ठीक है। जो सिक्योरिटी काउंसिल के, फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूँ, सिक्योरिटी काउंसिल पहले किस रूप में विद्यमान थी आप याद करिए, तो ये बिग 4 के रूप में थी, ठीक है। बाद में इसमें फ्रांस आके शामिल होता है। और यूएनओ किस रूप में था दोस्तों? तो यूएनओ था लीग ऑफ नेशंस के रूप में, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बना था। आइए थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, ठीक है, दिख रहा है आपको। आइए तो सुरक्षा परिषद के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, जो बिग 4 थी, पुलिसमैन 4 पुलिसमैन, ठीक है, ये बिग 4। तो सुरक्षा परिषद में हमने बताया कि ये 4 पुलिसमैन वाली बात करते हैं या बिग 4 की बात करते हैं। बार बार आप चीज़ें देखोगे तो अपने आप को आपको याद होगा। बाद में फ्रांस आता है तो ये 5 हो जाता है, ठीक है। रियल में दोस्तों जो इसके सदस्य देश हैं वो कितने हैं? 15 हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के कुल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट होते हैं, वो तो बने रहेंगे हमेशा, और 10 क्या होंगे? नॉन परमानेंट होंगे, मतलब अस्थायी होते हैं, जिनका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 2 साल का कार्यकाल होता है, ठीक है। 2 साल का कार्यकाल होता है अस्थायी वालों का, ठीक है।
बात आती है दोस्तों कि अच्छा देखिए, एक जनरल असेंबली की मैं बात कर रहा था, उसको देख लीजिए, यहाँ पे मैंने नोट बना के डाला हुआ है। जनरल असेंबली जो यूएन की होती है वो 71वां 2016 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किए थे पीटर थॉम्सन, जो कि कहाँ के रहने वाले थे, फिजी के रहने वाले थे। ठीक है ना, 1 साल के लिए होता है, हर साल यूएन का अध्यक्ष चुना जाता है, और 72वां के लिए भी किसी कोई अध्यक्ष को नहीं चुना गया है, लेकिन यह 72वां कब होगा, सितंबर में होगा, और यह न्यूयॉर्क में होने वाला है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, न्यूयॉर्क में होने वाला है। आइए बात करते हैं कि सुरक्षा परिषद का सदस्य कैसे बन सकते हैं, यानी अगर भारत चाहे कि वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना, तो वह कैसे बन सकता है। ठीक है, तो ध्यान देते हैं। पहली बात कि 5 अस्थायी सदस्यों की अनुमति होनी चाहिए। ठीक है, यानी 5 के 5 हामी भरने चाहिए। इस बार 4 ने हामी भरी थी, लेकिन चाइना ने वीटो पावर लगा के भारत को सुरक्षा परिषद से जाने से रोक दिया। ठीक है, तो कोई देश कर ही क्या सकता है। ठीक है, लोगों ने विरोध किया, लेकिन अब उसका क्या मतलब निकलता है। ठीक है, तो 5 सदस्य क्या होंगे, जो इसके होंगे अस्थाई वाले, वो सब के सब हाँ करने चाहिए। इसके अलावा जो 10 अस्थाई हैं उसमें से 4 लोग हाँ होने चाहिए, क्योंकि देखिए कुल 15 हैं, तो 15 में से वोट जीतने के लिए आपको कितने चाहिए, कम से कम 9 चाहिए। ठीक है, कितने चाहिए होते हैं, 9। तो आप ये मत समझने कि नहीं 8 में जीत जाएंगे, यहाँ पे क्या माना जाता है, यहाँ पे 9 चाहिए आपको। ठीक है, तो 9/15, 15 में से 9 वोट आपकी तरफ होने चाहिए, तब आप क्या होंगे, सुरक्षा परिषद के क्या होंगे, परमानेंट मेंबर में आएंगे। ठीक है, आइए कुछ और बातें देखते हैं। क्या सुरक्षा परिषद के विस्तार एवं सुधार की आवश्यकता है? क्या दोस्तों आप लोगों को लगता है कि सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार करना चाहिए और इसमें कोई सुधार करना चाहिए? जी हाँ, लगता है सुधार करना चाहिए। क्यों दोस्तों? इसके पीछे रीज़न है कि जो इस समय विश्व की बदलती हुई अर्थव्यवस्था है, इसमें यूएनओ की प्रभावशाली भूमिका है, मतलब बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है यूएनओ। ठीक है, ट्रेड को लेकर के, कॉमर्स को लेकर के, टूरिज़्म को लेकर के। अभी मैं आपको आगे बताऊँगा कि यूएनओ के में बहुत सारे संस्थान हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक, IMF सब यूएनओ के अंडर में आते हैं, तो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें इसकी संरचना में थोड़ा और सुधार की ज़रूरत है। किस लिए? जैसे देखिए दोस्तों, भारत हुआ, जर्मनी हुआ, जापान हुआ, ब्राज़ील हुआ, ये काफ़ी समय से सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं, लेकिन लोग अपने कोई न कोई देश यहाँ वीटो पावर लगा के क्या करता है, उसमें सदस्यता लेने नहीं देता, और फिर अपने वहाँ मनमानी हो रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, और इसमें थोड़ा सा विस्तार और थोड़ा सा चेंजिंग की आवश्यकता है। ठीक है, आइए आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ दोस्तों। ये बार बार जैसे मान लीजिए कभी भारत पाकिस्तान के बीच में छोटी मोटी जो लड़ाइयाँ होती हैं, सीज फायर का उल्लंघन होता है, तो बार बार ये मैटर यूएनओ तक चला जाता है। तो इसमें यूएनओ का क्या रोल है? ठीक है, आखिर क्या करेगा यूएनओ? तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए कि जब कभी कोई भी देश सीज फायर का उल्लंघन करता है, ठीक है, तो विपक्ष वाला जो देश है वो तुरंत यूएनओ में शिकायत करता है। तो भैया इसमें यूएनओ क्या करेगा, क्या कर लेगा यूएनओ? देश आपका, लड़ाई आपकी, बंटवारा आपका, डिस्टर्बेंस आपका, फिर यूएनओ का इसमें क्या रोल प्ले होता है? तो होता है दोस्तों रोल प्ले। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो लीग ऑफ नेशन बना था वो तो फेल हो गया था, लेकिन जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो यूएनओ बना, यह फेल ना हो इसके लिए क्या किया गया, बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं। ठीक है, यूएनओ द्वारा बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं, खाली किस लिए कि जो पहला वाला फेल हुआ था उसी तरह दूसरा वाला फेल ना हो। तो देखिए क्या नियम कानून है, बहुत अच्छी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा लेवल हाई है इसका, आप समझने का प्रयास करिएगा। देखिए 29 मई 1948 को दोस्तों, ठीक है, UNTSO, यूनाइटेड नेशन ट्रूस सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ट्रूस सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करता है? ये ट्रूस सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन क्या है दोस्तों? तो देखिए जो भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देश हैं, यानी कौन कौन, कितने वाले, 193, 193 के 93 पूरे के पूरे देश। ठीक है, ये देश में से अगर कोई भी देश सीज फायर के एग्रीमेंट पर साइन किया हुआ है, ठीक है, तो इन सारे देशों के पास एग्रीमेंट किया जाता है। ठीक है, कि आप सीज फायर पे साइन करिए कि आप पहले लड़ाई नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, तो अगर साइन करते हैं तो उससे क्या होता है दोस्तों कि कोई भी देश पहले गोलाबारी नहीं शुरू करेगा। ठीक है, ताकि युद्ध क्या हो, शुरू ही ना हो। भाई इसीलिए तो यूएनओ बना है कि लड़ाई झगड़ा ना हो, यही तो रीजन था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या प्रॉब्लम थी, तो यही तो यूएनओ इसीलिए बनाया गया कि भाई आगे से चल के कभी इस तरह का युद्ध शुरू ही ना हो। तो उसके लिए पहले ही क्या बन गया, यूनाइटेड नेशन ट्रूस सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ताकि युद्ध क्या हो, शुरू ही ना हो, स्टार्ट ही ना हो। फिर भी कोई ना कोई क्या करता है, किसी न किसी वजह से सीज फायर का उल्लंघन कर ही देता है।
ठीक है। तो मान लीजिए कोई आदमी है और इसने और सामने भी कोई आदमी, इन दोनों में लड़ाई हो गई, सीज फायर का उल्लंघन होकर गया, तो UNTSO जो ट्रू सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन है, सुपरविजन मतलब होता है दोस्तों सुपरविजन करना, पर्यवेक्षण करना, निगरानी रखना, जाँच करना, तो यही UNTSO क्या करता है, जाँच करता है, ठीक है, कि सीज फायर का उल्लंघन कौन किया है। तो ये जो बार बार पाकिस्तान और भारत के बीच में जो लड़ाई होती है, कभी भारत चला जाता है यूएनओ, कभी पाकिस्तान चला जाता है यूएनओ, तो लोग वहाँ जाके क्या करते हैं, तो वहाँ यूएनओ से शिकायत करते हैं। तो यूएनओ क्या करता है, अपनी जो UNTSO वाली टीम है उसको भेजता है कि जाओ जाँच करो और बताओ कि कौन उल्लंघन किया सीज फायर का, ठीक है। आइए कुछ और चीज़ें देखते हैं। आगे युद्ध ना हो इसके लिए बहुत सारी रणनीतियाँ बना रखी है किसने, यूएनओ ने। आपको जानना चाहिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको जान के। देखिए एक एजेंसी बनी है IAEA, ठीक है, पूरा नाम है दोस्तों इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। जो एटॉमिक एनर्जी होती है ना, ये उसकी एजेंसी है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। ये बना था दोस्तों 29 जुलाई 1957 को। 1957 को आप याद रखिएगा दोस्तों, 1957 में भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु हुई थी, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ जो ये एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है ना, ये 2 पार्टों में बढ़ती है, एक PTBT, एक ENPT, ठीक है ना। PTBT क्या है दोस्तों, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। आप देखिए बने रहिए, आपको मैं कुछ अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, जो आपको अलग से पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। मैं बहुत सारा समझ लीजिए विकीपीडिया और बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबों को छांट करके, इस चीज़ों को कलेक्ट करके आपको शॉर्ट फॉर्म में आपको दिया हुआ हूँ, ठीक है। तो आप इस चीज़ को यूटिलाइज़ करिए, इसका नोट्स बनाइए, ठीक है। और अगर हमसे किसी भी और तरह की मदद चाहिए तो भी बताइए, हम करने के लिए तैयार हैं। तो देखिए पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है, ये क्या करेगा, 1963 में इसको बनाया गया। जैसा आपको लग रहा है कि यहाँ टेस्ट बैन ट्रीटी मतलब किसी चीज़ को बैन कर रहा है, तो क्या बैन कर रहा है दोस्तों, ये PTBT जो है ये प्रत्येक देश को परमाणु बम यानी न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग पर रोक लगाता है। कहता है भैया देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था, अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा जो कि जापान में पड़ता है उस पर क्या गिरा दिया था, परमाणु बम। तो आगे से परमाणु बम या न्यूक्लियर वेपन न बने उसकी टेस्टिंग पर ही रोक लगा दिया गया, ठीक है। तो ये क्या होता है कि टेस्टिंग पर रोक लग गया, लेकिन एक इसका अपवाद है, एक चीज़ को छोड़ दिया गया कि आप अंडरग्राउंड न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग कर सकते हैं, अंडरग्राउंड हो तो, ठीक है। यानी थोड़ा बहुत अगर आपको शोध वगैरह करना है न्यूक्लियर टेस्ट करके तो आप उसको कर सकते हो, बाकी आप न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं कर सकते या उसकी टेस्टिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। अंडरग्राउंड छोड़ के आप बाकी की टेस्टिंग नहीं कर सकते हो। तो ये पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी जो PTBT है 1963 में बना था। एक 1968 में बना दोस्तों, ठीक है, क्या बना, NPT बना, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है ना। तो ये क्या है दोस्तों, देखिए ये 1968 में बंद तो गया, लेकिन हमारे सामने 1970 में आया, कम टू फोर्स कितने में आया, 1970 में आया। और हिंदी में अगर इसकी बात करें तो इसका नाम है परमाणु अप्रसार संधि। अप्रसार माने इसके प्रसार पर रोक लगाया जाए, ठीक है, इसको प्रसारित न होने दिया जाए। ये दिया था सबसे पहले आयरलैंड ने, ठीक है, और इसको सबसे पहले मान्यता दिया था, मतलब माना था फिनलैंड ने, ठीक है। हस्ताक्षर जो इस पर किया था वो फिनलैंड ने माना था। ये तरीका किसने बताया था कि ये परमाणु अप्रसार संधि होनी चाहिए, ये सबसे पहले ये विधान दिया था आयरलैंड ने, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है दोस्तों, 4 देश वर्ल्ड में ऐसे हैं जो परमाणु अप्रसार संधि पे साइन नहीं किए। बाकी विश्व के जितने भी देश हैं, 256 में से 4 को हटा दीजिए तो 252, ठीक है, 252 के सभी देश क्या हैं, सभी के सभी देशों ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कर रखा है। तो किसने नहीं किया, भारत ने नहीं किया है, पाकिस्तान ने भी नहीं किया है, इजराइल ने नहीं किया है और उत्तरी कोरिया ने नहीं किया है। तो उत्तरी कोरिया आप देख रहे होंगे दोस्तों, उत्तरी कोरिया हमेशा चर्चे में बना रहता है न्यूक्लियर टेस्टिंग को लेकर के, क्योंकि यह परमाणु अप्रसार संधि पे साइन नहीं किया, इसलिए इसको कोई दिक्कत नहीं होती। बार बार मैटर उठता है, लेकिन क्या करोगे, अब साइन ही नहीं किया तो आप बात ही क्या कर सकते हो। भारत भी तो शामिल है, पाकिस्तान इजराइल भी शामिल है, तो इन लोगों ने NPT पे साइन नहीं किया है, ठीक है। आइए बात करते हैं और चीज़ों की, थोड़ा सा तेज़ी के साथ चलते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है दोस्तों, देखिए PTBT जो है न्यूक्लियर टेस्ट बैन तो कर रहा था, लेकिन पूरी तरह से नहीं कर रहा था, क्योंकि अंडरग्राउंड टेस्टिंग हो रही थी। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम खड़ा करता, जो बहुत सारे देश क्या करते थे, वो चोरी से टेस्टिंग करते थे, और जब भी जांच बैठती थी तो बोलते थे नहीं हम तो अंडरग्राउंड टेस्टिंग किए हैं। तो इसके लिए एक नया एजेंसी बनी, ट्रीटी हुई, जिसका नाम रखा गया CTBT। वो PTBT था, ये CTBT है, तो PTBT CTBT, तो इसका नाम रखा गया कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। और ये बना हुआ था 1956 में 24 सितंबर को, और ये टोटली बैन हो गया। क्या कि आप
एवरीवेयर, कहीं भी और किसी भी के द्वारा आप किसी भी तरह की टेस्टिंग नहीं करोगे, चाहे वो अंडरग्राउंड हो चाहे वो कहीं भी हो। तो मतलब कि न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग नहीं, मतलब नहीं होनी चाहिए वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो 1956 के बाद ये जो उत्तरी कोरिया कर रहा है बदमाशी, तो इससे यूएनओ बहुत खफा है, ठीक है। बहुत सारे देश इससे खफा हैं, जो इसके फदफ देश हैं वो भी परेशान हैं कि उत्तरी कोरिया ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। आइए कुछ चीज़ें एक दो ट्रीटी और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। एक ट्रीटी है दोस्तों, सी बेड आर्म्ड कंट्रोल ट्रीटी, ठीक है। यह बना था 1971 में, ठीक है, 1971 में बना था। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो भी न्यूक्लियर वेपन होते हैं आप उसको एक जगह से दूसरे जगह भी नहीं लेके जा सकते। जैसे जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन बना रखे हैं पहले से, तो एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते, ले जाना क्या है, निषेध है। तो सी बेड आर्म्ड ट्रीटी कंट्रोल ट्रीटी, ठीक है ना। इसके अलावा एक और ट्रीटी है दोस्तों, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, ये हुआ था 1972 में, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों, ये किसी भी तरह की जो केमिकल वार होते हैं ना, केमिकल वार, ठीक है, जैसे हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके या टॉक्सिन वेपन का इस्तेमाल करके युद्ध करते हैं, तो यह बैक्टीरियोलॉजिकल और टॉक्सिन वेपन पे भी रोक लगाता है। कहता है कि आप उसका डेवलपमेंट नहीं कर सकते, आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है, आप स्टॉक फिलिंग नहीं कर सकते, मतलब अपने यहाँ स्टॉक बना के रख नहीं सकते। इन सारी चीज़ों पर रोक लगाता है कौन सा, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, ठीक है। तो ये टॉक्सिन टाइप के जो वेपन होते हैं उस पर रोक लगाता है, ठीक है। आइए इसके अलावा जो यूएनओ है दोस्तों, वो प्रोटेक्शन करता है किसका, ह्यूमन राइट का, ठीक है, मानवाधिकार का, जो कि 1948 में बंद हो गया था। देखिए 10 दिसंबर 1948 को जो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, इसी दिन यह बना हुआ था, ठीक है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, तो कह रहा है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन के दौरान इसको बनाया गया था, ठीक है। लेकिन ह्यूमन राइट एक्ट जो है दोस्तों 1998 का है, ठीक है ना, ह्यूमन राइट एक्ट, जबकि बना था 48 में। तो इसके अंदर में एक संस्था काम करती थी तो यूनिसेफ, ठीक है, और यूनिसेफ के अंदर में एक चिल्ड्रन फंड भी काम करता है जिसको यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड बोलते हैं, ठीक है ना। ये 1949 में बना था। तो कहीं ना कहीं ये मानवाधिकार को संरक्षण करते हैं, ठीक है। आइए कुछ प्रमुख अंग हैं जो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यूएनओ के प्रमुख अंग अक्सर करके एग्जाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन पुट कर देता है, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए कौन कौन से प्रमुख अंग हैं। सबसे पहले है खाद्य एवं कृषि संगठन, आप नाम खाली याद रखो, याद करने की कोशिश करिए, याद हो जाए तो अच्छी बात है, जिसको हम फाओ बोलते हैं, ठीक है ना, FAO फाओ। और इसका मुख्यालय जो है दोस्तों वो रोम में है। रोम कहाँ पे, इटली में पड़ता है। यूनेस्को का नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना, जो विश्व विरासत स्थल की घोषणा करता है। कौन कौन से स्थल विश्व विरासत स्थल हैं, ठीक है। भारत में कुल दोस्तों 35 जगह हैं जो विश्व विरासत स्थल में शामिल हो गए हैं, ठीक है, 35। और जो इसका मुख्यालय है दोस्तों ये पेरिस में है, फ्रांस में, ठीक है। इसके अलावा WBG, ये क्या है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। वर्ल्ड बैंक में कई सारे आते हैं, ठीक है, IMF वगैरह भी वर्ल्ड बैंक के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसका मुख्यालय जो दोस्तों वाशिंगटन DC है, ठीक है। WHO की बात करते हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, तो इसका मुख्यालय दोस्तों जेनेवा में है, जेनेवा पड़ता है स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। IMF की बात करते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, यह क्या कहता है, सदस्य देशों को फंड देता है ताकि उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह सही हो सके, ठीक है, उसके वजह से जो नुकसान है। तो ये वाशिंगटन DC इसका भी है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, ठीक है, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इंटरनेशनल मैरीटाइम मुख्यालय मौसम को लेकर के, तो ये लंदन UK में बना हुआ है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है ना, दूर संचार को लेकर के, तो जिनेवा में है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ट्रेड टूरिज्म 2 है, ठीक है, तो दोनों को ध्यान दीजिएगा। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में है और टूरिज्म कहाँ पे है, मैड्रिड स्पेन में है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर पोस्टल की बात करते हैं, पोस्टल यूनियन कहाँ पे, स्विट्ज़रलैंड बर्न में है। बर्न देखिए दोस्तों राजधानी है स्विट्ज़रलैंड की, ध्यान दीजिएगा। यूनिसेफ जो है जो बच्चों के लिए काम करता है, ये न्यूयॉर्क में है इसका मुख्यालय, ठीक है। और IAEA हम लोग पढ़े हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये कहाँ पे, वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का भी कहाँ पे मुख्यालय है, ये ऑस्ट्रिया वियना। तो आप एक दो बार इसको देखिएगा, रीड करिएगा, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट पूछ देता है कि फाओ का कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पे, मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो आप एक बार रीड करिएगा इसको। थोड़ी सी बातें और है, बस 2 मिनट में आपका और लेना चाहूँगा। यूएनओ के अंडर में कुछ एक दो चीज़ें और काम करती हैं, जैसे ICJ, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको आप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बोलते हो,
ठीक है, जिसको हम लोग किस नाम जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये भी यूएनओ का पार्ट है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और इसका मुख्यालय द हेग में है। हेग जो है दोस्तों ये नीदरलैंड में पड़ता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का काम क्या है, शांति बनाए रखना, विवाद सुलझाना, ठीक है। कब अभी हाल ही में चर्चा में था जब साउथ चाइना सी विवाद हुआ था, ताइवान का इशू हुआ था, ठीक है। बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर कई बार इशू होता है। जब ऐसा कुछ होता है विश्व में, किसी भी डिस्प्यूट होता है इस तरह का, तो आईसीजे का मामला सामने आता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सामने आता है मामला। आईसीजे के जो प्रेसिडेंट है दोस्तों, ये इलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं जनरल असेंबली के द्वारा, ठीक है, और सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। दोनों लोग मिलके इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको चुना जाता है, ठीक है ना। एक और आखिरी है पॉइंट, ठीक है, इकोसोक, ठीक है ना। ये क्या है, ICOSOC, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसमें दोस्तों कुल 54 मेंबर है। अभी एग्जाम में किसी पूछा हुआ था जल्दी में, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया हूँ। ये जनरल असेंबली जो होती है, जो इकोसोक होते हैं, इसके जो मेंबर होते हैं जनरल असेंबली, वो 3 साल के लिए चुने जाते हैं। भारत भी 2017 तक सदस्य रहेगा, इसके बाद इसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ईयरली होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और समस्त देशों के मध्य समन्वय बनाना, कोऑर्डिनेशन बनाना काम है, पॉलिसी का रिव्यू करना इसका काम है, सुझाव देना काम है। इकोनॉमिक और सोशल और इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी रिकमेंडेशन देना चाहता है तो वो भी ये दे सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ गया। एक बार मैं फिर से रिवाइज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। आइए रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हमने शुरू में आपको बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो विजेता मित्र राष्ट्र थे, जैसे अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये सभी मिलकर शांति, सुरक्षा और विकास के हेतु क्या करते हैं दोस्तों, 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में है, वहाँ पर 50 राष्ट्रों के हस्ताक्षर के द्वारा यूएनओ की स्थापना करते हैं, ठीक है। यूएनओ का जो नाम होता है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया है, ठीक है। यूएनओ का अगर इतिहास देखते हैं तो लीग ऑफ नेशन पहले से बोला जाता था, संयुक्त राष्ट्र संघ बोला जाता था, राष्ट्र संघ बोला जाता था, जो विश्व का प्रथम संगठन माना जाता है। और इसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी पेरिस सम्मेलन में, ठीक है। पेरिस सम्मेलन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पेरिस सम्मेलन और यूएनओ का स्थापना यूएन डिक्लेरेशन के दौरान, ठीक है। जिसके अच्छा, पेरिस सम्मेलन वाले में कौन था, वुड्रो विल्सन थे। यहाँ पे कौन है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो नॉर्मल है, सभी देशों के बीच विवाद को सुलझाना, कम करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, समन्वय को, कोऑर्डिनेशन को, अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करना, मानवाधिकार संरक्षण, ठीक है, आर्थिक, सोशल, इन सारे मुद्दों को भी ध्यान देना, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने बात किया दोस्तों यहाँ पे कि लीग ऑफ नेशन फेल क्यों हो गया, तो हमने बताया कि कई देश थे जो मनमानी कर रहे थे, जैसे जापान चाइना पे हमला कर दिया था, जर्मनी अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था, अमेरिका भी बहुत सारे मामलों में दखलंदाजी कर रहा था, तो इसलिए क्या हुआ, लीग ऑफ नेशन फेल हो गया। लेकिन जब यूएस डिपार्टमेंट जो था 1939 में, उसने 4 पुलिसमैन बनाए या बिग 4 बनाया, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, ठीक है, जिसमें यूएस, यूके, सोवियत संघ और चाइना शामिल थे। इनके 60 डिक्लेरेशन से ही यूएन डिक्लेरेशन बना, ठीक है ना। और यही यूएन डिक्लेरेशन आगे चल के क्या बनता है, यूएनओ कहलाता है, ठीक है। तो जो बिग 4 थे दोस्तों, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, जो बिग 4 थे ये सिक्योरिटी काउंसिल होते हैं, ठीक है, सुरक्षा परिषद होते हैं। नॉर्मली तो बिग 4 होते हैं, लास्ट में फ्रांस आगे जुड़ता है, ठीक है। तो ये 5 हो जाते हैं, तो कुल 5 अस्थाई मेंबर होते हैं और 10 अस्थाई मेंबर होते हैं, कुल 15 होते हैं। 15 में से 9 सीट चाहिए होती है हमेशा, ठीक है। तो इसके अलावा और हमने पढ़ा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने पढ़ा था सदस्य देशों के बारे में, ठीक है। ये सदस्य देश कितने हैं, कुल 193 हैं। लास्ट में दक्षिणी सूडान ऐड हुआ है, जो अफ्रीका का एक देश है, ठीक है ना, 2011 में ऐड हुआ था। आधिकारिक भाषाएं 6 हैं, ध्यान दीजिए। फिर अंग्रेजी, चीनी, रसिया, फ्रांसीसी या फ्रेंच, स्पेनिश और अरबी, ठीक है। और कार्यकारी भाषा में केवल 2 है, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। अध्यक्ष जो इस समय एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो पूर्व पुर्तगाली राष्ट्रपति थे, ठीक है। और बान की मून जो भूतपूर्व थे, ठीक है, 2016 में रिटायर्ड हो चुके हैं। वीटो पावर क्या होता है दोस्तों, निषेधात्मक शक्ति को बोलते हैं, ठीक है, या किसी चीज़ के विरुद्ध मत देना, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा कि सुरक्षा परिषद जो होता है वहाँ पे कितने मेंबर होते हैं, 5, ठीक है, और अस्थाई में 10 होते हैं, ठीक है। ये देखिए, अस्थाई में 10 होते हैं। बाद में हमने देखा 9 चाहिए होते हैं 15 में से। फिर हमने देखा कि क्या हमने विस्तार सुधार करना चाहिए, तो हमने कहा हाँ करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत प्रभावशाली तरीके से काम तो कर रहा है, लेकिन जैसे बहुत सारे देश हैं जो इसकी सुरक्षा परिषद की मांग कर रहे हैं अस्थायी सदस्यता की, लेकिन दे नहीं रहे हैं, तो जांच करनी चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और चाहिए मैंने देखा कि कैसे सीज फायर का कोई उल्लंघन करता है तो क्या होता है, तो हमने बताया कि अगर सीज फायर के उल्लंघन के लिए ट्रूस सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन पे उसने एग्रीमेंट पर साइन कर लिया है, तो ठीक है, तो
क्या होगा, अगर वो उल्लंघन करता है तो UNTSO जो होता है ट्रूथ सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन, यही उसकी जांच करता है। आगे हम लोगों ने कुछ और ट्रीटी के बारे में पढ़ा, जैसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये 2 भागों में बटा था, PTBT और NPT। यही PTBT आगे चल के CTBT में बनेगा, ठीक है ना। जो पार्शियल टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा CTBT में, ठीक है ना। तो PTBT में क्या होता है कि परमाणु बम टेस्टिंग पर रोक लगा दिया जाता है, लेकिन अंडरग्राउंड में चालू किया रहता है, ठीक है। और NPT पे क्या होता है कि परमाणु अप्रसार संधि होती है, ठीक है ना। तो 4 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तरी कोरिया, इन्होंने अभी भी NPT पे साइन नहीं किया हुआ है, ठीक है। आगे हम लोगों ने देखा कि PTBT जो है पूरी तरह से रोक नहीं लगा पाता है, असक्षम रहता है। तो CTBT जब होता है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ये टोटली बैन करता है कि आप कहीं भी टेस्टिंग नहीं कर सकते हो। इसके अलावा सी बैंड आर्म्ड कंट्रोल ट्रीटी जो होती है 1971 में होती है, या न्यूक्लियर वेपन को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने पे भी रोक लगा देता है, ठीक है ना। बायोलॉजिकल वेपन में क्या होता है कि जो टॉक्सिन वेपन है आप उसको नहीं बना सकते हो, ठीक है। और ह्यूमन राइट हमने देखा कि 10 दिसंबर 1948 को ह्यूमन राइट के लिए ये UN का पार्ट बना था, ठीक है ना। आगे हमने बहुत सारे संगठन के बारे में देखा, तो आपको पता होगा, ठीक है। लास्ट में हमने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में देखा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो द हेग में है, ठीक है। और इसका काम होता है शांति और विवाद सुलझाना, शांति बनाए रखना, ठीक है। इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं GA और सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा चुने जाते हैं। इकोसोक में पढ़ा कि इसके मेंबर 54 मेंबर है, ठीक है, 3 साल के लिए होते हैं। तो चलिए, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखा। अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। और अगर आप कुछ और सुधार चाहते हैं तो हमें बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका, जो आपने हमारा साथ दिया। मैं नितिन गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू।